Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about who is a minority in India, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. So देखिए ये आर्टिकल हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों माइनॉरिटीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, उसका पहले बैकग्राउंड समझते हैं या करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें कहा गया है कि एज पर 2011 सेंसस हिंदूज आर माइनॉरिटी इन लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड पंजाब. तो हिंदूज़ इन जगहों पे माइनॉरिटीज़ में हैं, बट फिर भी हिंदूज़ को वो तमाम बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलना चाहिए. तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया है कि ये कितना जस्टिफाइड है, इसके पीछे क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है. अब सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगी और इसके ऊपर अपना फैसला सुनाएगी. नॉर्मली जो माइनॉरिटीज़ को बेनिफिट्स दिए जाते हैं कभी कभार एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, वो बेनिफिट्स इन हिंदूज़ को नहीं मिल रहे हैं जो इन स्टेट्स में रहते हैं. और ये जो पिटीशन फाइल किया गया है दैट हैज़ बीन फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग इटसेल्फ. दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू. एक है TMA पाई फाउंडेशन केस ऑफ 2002 एंड बाल पाटिल केस ऑफ 2005. इन दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइनॉरिटीज़ कौन कहे जाएंगे उसको डिसाइड करने के लिए स्टेट एज ए यूनिट लिया जाना चाहिए. यानी कि किसी अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में हिंदू की संख्या कम है तो उस स्टेट के अंदर हिंदूज माइनॉरिटी में गिने जा सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पूरे इंडिया भर में हिंदूज़ की संख्या ज़्यादा है, वो मेजॉरिटी में है. तो उसी बेसिस पे फिर हिंदू इन स्टेट्स में माइनॉरिटी में हैं, तो फिर हिंदूज़ को सारे बेनिफिट्स भी तो मिलने चाहिए जो एक माइनॉरिटी को मिलता है. और क्यों नहीं मिल रहा है वो इस पिटीशन में पूछा गया है. क्या स्टेट सरकारों को ये माइनॉरिटीज़ के बेनिफिट्स दिए जाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट क्या रिट पिटीशन जारी कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये देखा जाएगा. तो ये जो दोनों ही केस है TMA फाउंडेशन केस ऑफ 2002 एंड बाल पाटिल केस ऑफ 2005, देखते हैं क्या करके. ये जो TMA पाई फाउंडेशन केस है इसके अंतर्गत आर्य समाजीज जो हिंदूज़ के अंदर भी एक पर्टिकुलर सेक्ट है, यानी कि आप आर्य समाजीज को हिंदूज़ मान सकते हैं, इन लोगों ने केस किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इन लोगों को पंजाब स्टेट के अंदर माइनॉरिटी का टैग मिलना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट ने माना इस बात को कि येस हिंदूज़ कैन बी गिवन a tag of minority in Punjab. Supreme Court rejected the contention that since Hindus were majority in India, they could not be a religious minority in state of Punjab. Supreme Court ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है. पूरे इंडिया भर में भले वो मेजॉरिटी में होंगे हिंदूज, लेकिन चूँकि पंजाब में वो माइनॉरिटी में है एज पर दिस TMA पाई फाउंडेशन केस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो पंजाब के अंदर उनको माइनॉरिटी गिना जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट यूज दिस स्टेटमेंट कि फॉर माइनॉरिटी स्टेट हैज़ टू बी टेकन एज अ यूनिट. इस पर PT में भी सवाल बन सकता है. सो Hindus were in minority in Punjab and state as a unit for minority determination, and that is why Hindus become minority in Punjab. वैसे ही इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलीजियस माइनॉरिटी. आपको पता होगा आर्टिकल 30 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें वर्ड यूज़ किया गया है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी. तो बाल पाटिल केस ऑफ 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो जो जिसके बारे में TMA पाई फाउंडेशन केस में बातचीत की गई थी, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, दोनों ही केस में स्टेट शुड बी टेकन एज अ यूनिट. अब अगर बात की जाए माइनॉरिटी शब्द की, तो हमारे संविधान में माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है. द एक्सप्रेशन माइनॉरिटी अपीयर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन in Article 29 and 30, but it has not been defined in our constitution कि कौन लोग minority कहे जाएंगे. Article 29 reads like this कि any section of the citizens residing in the territory of India or any other part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same and that no citizen shall be denied admission into any education institutions maintained by state or receiving aid of the state funds on the ground that only of religion, race, caste, language or any of them. सरल भाषा में कहें तो किसी भी स्टेट में रहने वाले ऐसे लोग जो जिनकी भाषा या कल्चर या स्क्रिप्ट
अलग है यानी कि कम संख्या में है यानी कि माइनॉरिटी में है, उनको उसको प्रोटेक्ट करने का, अपने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का पूरा पूरा अधिकार होगा। और उनको किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए बस इसलिए नहीं रोका जाएगा कि दे बिलोंग टू ए पर्टिकुलर रिलीजन, रेस और कास्ट। तो बात यह है कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 30 ऑल्सो सेज कि माइनॉरिटीज़ विल हैव राइट्स टू सेट अप देयर ओन इंस्टीट्यूशन एज पर देयर ओन रूल्स। तो मुद्दा ये है, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि हमारा संविधान लिख करके देता है कि हमारा संविधान लिख करके देता है कि माइनॉरिटीज़ को कुछ अधिकार हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ कैसे डिसाइड होंगे, कौन माइनॉरिटीज़ होंगे, ये हमारा संविधान लिख करके नहीं बताता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट दिए। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई फाउंडेशन केस और बाल पाटिल केस में कहा कि माइनॉरिटीज़ डिसाइड किए जाने चाहिए लैंग्वेज या रिलीजन के बेसिस पे, बट उसमें स्टेट एज ए यूनिट लिया जाना चाहिए। और उसी से रिलेटेड ये करंट केस है कि सर अगर स्टेट एज ए यूनिट है और माइनॉरिटी को हमने सच में आइडेंटिफाई भी कर लिया इन सारे स्टेट्स में या यूटीज़ में, तो उनको फिर माइनॉरिटीज़ के बेनिफिट्स हम लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। अब ज़रा देखते हैं कि अभी तक भारत सरकार के लेवल पे, ये तो स्टेट ने अपने अपने लेवल पे माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है, भारत सरकार के लेवल पे कौन कौन कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी कही जाती हैं। तो एज पर सेक्शन 2C ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट 1992, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्ड्स दीज कम्युनिटीज़ एज माइनॉरिटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियंस एंड जैन्स। तो इन सेक्शन 2C ऑफ दिस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट के हिसाब से ये सारे माइनॉरिटी हैं। अगर जैन्स की बात की जाए खासकर, तो 2014 से पहले तक जैन्स वे आर नॉट इंक्लूडेड इन माइनॉरिटी लिस्ट। माना जा रहा था कि जैन कम्युनिटी के जो कल्चर हैं दे आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ हिंदूज़, लेकिन फिर 2014 में जाकर के इस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट किया गया और जैन्स को भी माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है ये या तो पीटी में आपसे पूछा जाएगा, मेंस में मुझे नहीं लगता ये सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एसए में, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में आप आगे देखने वाले हैं कि इंडिया के अंदर लोग खुश नहीं हैं एंड हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। तो एथिक्स में या एसए में इसका कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल बड़े अच्छे से कर सकते हैं। देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में, देखते हैं, फिर इंडिया के अंदर किस लेवल पे हम लोग हैप्पी हैं या डिप्रेस्ड हैं वो देखेंगे। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इज़ आउटकम ऑफ ए सर्वे नोन एज स्टेट ऑफ ग्लोबल हैप्पीनेस। तो ये सर्वे कराई जाती है जिसका नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल हैप्पीनेस एंड इट इज़ रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। तो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस साल दुनिया के 146 कंट्रीज़ को सर्वे किया गया और इसके बेसिस पे उनकी हैप्पीनेस में रैंकिंग पब्लिश की गई है। इसमें अब कैसे हैप्पीनेस मेजर किया जाता है वो भी ज़रा समझिए। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजन्स परसेप्शन अबाउट देमसेल्व्स। तो अब हैप्पीनेस मेजर करने का तो कोई तरीका है नहीं, इट कैन नॉट बी एनी क्वान्टिफाइबल और कंक्रीट मेथड टू मेजर हैप्पीनेस। तो फिर लोगों से ही बातचीत की जाती है, उनका परसेप्शन पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है, आप कितना खुश हैं अपने जीवन में, और उसके बेसिस पे ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश होती है। अलग अलग पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स कंसिडर टू बी रिपोर्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर पर्सन, हेल्थ, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेशन, ओपिनियंस ऑफ द रेजिडेंट। तो ओपिनियन ऑफ द रेजिडेंट का जो वेटेज है सबसे ज़्यादा होता है। सर्वे आज रेस्पोंडेंट्स टू इंडिकेट ऑन 1 to 10 स्केल कि हाउ मच सोशल सपोर्ट दे फील इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग। उनको कितना लगता है कि समाज या सरकार से सपोर्ट मिलेगा अगर कुछ गलत हो जाता है। तो देयर फ्रीडम टू मेक चॉइसेस रिगार्डिंग देयर ओन लाइफ, देयर सेंसेस ऑफ हाउ करप्ट देयर सोसाइटी इज़ एंड हाउ जेनरस दे आर। तो देखिए 3 पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जो तीसरा पैरामीटर होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओपिनियंस ऑफ द रेजिडेंट। और ओपिनियन ऑफ द रेजिडेंट में ये सारे सवाल उनसे पूछे जाते हैं कि बताइए आपको कितना भरोसा है अपने समाज पे कि अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो जाता है तो लोग मदद करेंगे। समाज के बारे में आपका क्या सोच है, कितना करप्ट हैं, कितने अच्छे हैं। तो इसके बेसिस पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश होती है। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 हाल फिलहाल में पब्लिश हुई है और हर साल की तरह ही फिनलैंड इस बार भी टॉप पे आया है। तो फिनलैंड हैज़ बीन रैंक्ड एज हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर 4th कंसेक्यूटिव ईयर। 4 साल से लगातार टॉप पे आ रहा है और हमारी हालत हर बार की तरह ख़राब है। पिछले बार हमारी रैंक थी 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज़। इस बार 3 रैंक इम्प्रूव हुआ है, 136 पे आए हैं आउट ऑफ 146 कंट्रीज़।
तो पता नहीं क्यों, बट इन आवर कंट्री पीपल डू नॉट परसीव दैट दे आर हैप्पी अबाउट, दे डू नॉट फील दैट दे आर हैप्पी, और our perception about our life is not very happy, it's rather gloomy. अगर वही पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की रैंक हमसे काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान इज रैंक 103, तो वहाँ के लोग भाई खुश हैं। अब क्यों खुश हैं, किस बात की खुशी है इनको, उनको खुद भी नहीं पता होगा, लेकिन दे आर हैप्पी। जो भी हैं दे आर हैप्पी अबाउट देम सेल्फ। बांग्लादेश 99 पे है, चाइना इज 82nd, बट हमारे रैंक काफ़ी ख़राब है। अब इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एसए में, एथिक्स में, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट एवरीथिंग। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान में तो काफ़ी नेचुरल कारण है कि अफगानिस्तान की रैंक सबसे ख़राब है। अफगानिस्तान इज रैंक 146 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ इंटरनल वॉर एंड तालिबान रूल। अब इसका कैसे इस्तेमाल करें एसए में या एथिक्स पेपर में, वहाँ पे कभी भी इस तरह के सवाल आएँ जो आते रहते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट एवरीथिंग, ह्यूमन नीड्स आर नॉट जस्ट मटीरियलिस्टिक, सिर्फ पैसों से या मैटर से काम नहीं चलता है। वहाँ पे आप ये सब आर्गूमेंट कोट कर सकते हैं कि इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, जीडीपी में पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं क्यों, एंड यू सी दिस, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में पीपल परसीव देमसेल्फ हैप्पियर देन अस। अगर यूएस की बात की जाए तो यूएस दुनिया में इकोनॉमिकली सुपर पावर है, चाइना इकोनॉमिकली सुपर पावर है, पीपीपी बेसिस पे चाइना सबसे बड़ा इकोनॉमी है, यूएस रादर अगर एक्सचेंज रेट पे सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन यूएस भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 19th पे आता है और चाइना तो 82 पे आता है। सो ये दोनों पॉइंट्स कभी भी आ जाए, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग एंड ह्यूमन नीड्स आर मच मोर देन जस्ट मटेरियलिस्टिक, तो वहाँ पे आप ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को ला सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। तो बैकग्राउंड समझिए, ये जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये 2020 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था उन तमाम लोगों की मदद करने के लिए जो पैंडेमिक के कारण जूझ रहे थे गरीबी से। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या प्रोविज़न था जरा समझते हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को समझने से पहले हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट समझना होगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो लोग गांव में रहने वाले, जो 75% गरीब लोग थे और शहरों में रहने वाले 50% नीचे से जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को सस्ते दामों पे सरकार फूड ग्रेन अवेलेबल कराएगी। 1 रुपये राइस, 2 रुपये वीट, इस तरीके से, और 3 रुपये में कोई भी कोर्स सीरियल पर केजी, और महीने भर में 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा। ये था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 से ही लाया गया है। अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जिन जिन लोगों को 5 किलोग्राम अनाज मिल रहा था, 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये पर केजी, उन सारे लोगों को 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज दिया जा रहा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2020 से इन वेक ऑफ पैंडेमिक। तो पहले से 2013 से 5 किलो अनाज 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये पर केजी मिल रहा था, उनको 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाना शुरू किया गया अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये नई स्कीम लॉन्च की गई 2020 में पैंडेमिक के बाद। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो भी खर्च होता था उसका पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार ने बियर किया। अब एक बार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देख लेते हैं। इसके भी 2 कंपोनेंट। एक्चुअली ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से ज़्यादा जरूरी है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की मदद से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लोग देख लेंगे। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज थे उन सबको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा राइस ये फूड ग्रेन मिला। देखते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसमें 2 कंपोनेंट थे। पहला था प्रायोरिटी हाउस होल्ड PHH। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉटम 75% ऑफ रूरल एरिया एंड बॉटम 50% ऑफ अर्बन एरिया को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन एट ₹3 पर केजी राइस, ₹2 पर केजी वीट एंड ₹1 पर केजी कोर्स ग्रेन दिया जाएगा। उसके अलावा इसका दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम लोग कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन, यानी कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको इसके ऊपर से, ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के ऊपर से 35 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा।
सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 2 कंपोनेंट हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड एंड अंत्योदय अन्न योजना। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ये तमाम लोगों को जो ये बेनिफिट मिल रहा था उनको और 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। एज ए सेड, अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बोथ कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड विल गेट 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब करंट न्यूज़ क्यों आया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना न्यूज़ में? भारत सरकार ने फैसला लिया, ये अभी तक चल रहा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, हर महीने 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा फूड ग्रेन मिल रहा था। भारत सरकार ने फैसला लिया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है एंड इट विल बी नाउ एप्लीकेबल टिल सितंबर दिस ईयर। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लक्ष्मीनाथ बेजबोरवा जी के बारे में है ये आर्टिकल। तो अगर जिन लोगों ने भी इस बार APSC मेंस दे रखा है उनको याद होगा कि पर्सनालिटी बेस्ड कई सारे सवाल पूछ लिए हैं APSC ने मेंस में अपने GS पेपर 5 में आसाम वाले टॉपिक से। तो धीरे धीरे अलग अलग जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको इसी तरीके से न्यूज़पेपर में हम लोग कवर करते जाएंगे। तो लक्ष्मीनाथ बेजबोरवा जी के बारे में देख लेते हैं। ग्रेट नॉवेलिस्ट, राइटर एंड पोएट ऑफ असमीज लिटरेचर। उनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1864 को नगांव में एंड ही वॉज नोन फॉर ह्यूमरस कॉलम्स। तो हास्यप्रद, हंसी वाले कॉलम वो ज़्यादा लिखते थे और एक काफ़ी पॉपुलर कॉलम, ह्यूमरस कॉलम उन्होंने लिखा है, कृपाबोर, बोरवॉर, ककोतर। आई बिलीव यू कैन रीड दिस बेटर। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा तो ख़राब ही चला जाएगा, सो आई डोंट वांट यू पीपल टू मेक मी ए लाफिंग स्टॉक। तो आप इसको पढ़िए। ये ही रोड दिस आर्टिकल इन जोनाकी मैगजीन और उसके लिए ही इज़ पॉपुलरली रिमेंबर, और इसी कारण से इनको हास्य कवि नाम से भी याद रखा जाता है। आसाम में साहित्य सभा हैज़ ऑनर्ड हिम विद द टाइटल रोको राज, मीन्स द किंग ऑफ ह्यूमर इन असमीज लिटरेचर। न्यूज़ में क्यों हैं लक्ष्मीनाथ बेजबोरवा जी? क्योंकि 26 मार्च यानी कि 2 दिन पहले उनकी पुण्यतिथि थी, डेथ एनिवर्सरी। ही डाइड ऑन 26 मार्च 1938 और इसी कारण से आसाम साहित्य सभा ऑब्जर्व्स दिस डे एज साहित्य दिवस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पीटी पर्सपेक्टिव से, APSC पीटी पर्सपेक्टिव से। मेंस में सीधा सीधा पूछ लेगा राइट अबाउट लक्ष्मीनाथ बेजबोरवा, और पूछ सकता है पीटी में इस तरह का सवाल, साहित्य दिवस 26 मार्च को किसकी याद में मनाया जाता है, इस तरह का सवाल। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जब हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड दूसरा माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।